नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube चैनल से। होली हो चुकी है आपकी, और फिर भी जिसने 2 दिन में होली नहीं खेली उसको फिर एक और बार शुभकामनाएं। मैंने लास्ट की दोनों क्लास में आपको शुभकामनाएं दी है ना। तो जो तीनों दिन से खेल रहे हैं होली, तो अब बस करें, फेस्टिवल हो गया, अपने टारगेट पर ध्यान दें आप, है ना। तो ये जो आज हमारी क्लास है वो क्लास नंबर 29 है। कौन सा बच्चा? 29 नंबर की क्लास है और रेलवे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए है। किस एग्जाम को? रेलवे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये क्लास है। आने वाले जो अपकमिंग एग्जाम है ग्रुप डी का, एनटीपीसी का, ये अपकमिंग एग्जाम है, बाकी रनिंग है। ठीक है, प्रश्न की तरफ चलते हैं। थोड़े से टफ क्वेश्चन इस सेशन में आपको मिलेंगे, लेकिन आप इनको अच्छे से समझने की कोशिश करें। कुछ प्रोबेबल क्वेश्चंस इसमें मेंशन किए गए हैं जिनकी इंफॉर्मेशन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आपको उनका जवाब सही देना है। पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या लिखा है, वर्णित है, क्या वर्णित है? पहला पढ़ते हैं हम। पहला है, प्रेसिडेंट शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। राष्ट्रपति जो है पार्लियामेंट के किसी भी सदन का हिस्सा नहीं होता है। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति होता है। प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, कोई पॉलिटिकल पोस्ट नहीं है। तो प्रेसिडेंट का जो पद है वो पॉलिटिकल नहीं होता, वो कॉन्स्टिट्यूशनल होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है। और जो संवैधानिक पद है उसका राजनीति से क्या लेना देना। और लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर हैं वो तो पॉलिटिशियन है। ठीक है, तो नहीं है ये, पहला है ना। दूसरा, द पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द 2 हाउसेस। जो भारत की संसद है वो कैसे बनती है? तो वो राष्ट्रपति से मिलकर बनती है और राष्ट्रपति के साथ लोकसभा और राज्यसभा, तो इन तीनों से मिलकर भारत की संसद बनी होती है। ऐसा कौन बोल रहा है? ऐसा भारतीय संविधान का आर्टिकल 79 बोल रहा है। ऐसा कौन बोल रहा है? भारतीय संविधान का आर्टिकल 79 कहता है कि पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो ये वाला सही हो जाएगा दूसरा। अब आपको इन दोनों में से चूज द करेक्ट आंसर, सही आंसर चुनना है। सही जो आंसर है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो पहला तो गलत है, केवल दूसरा सही है। अब केवल दूसरा किस में दिया है? तो डी में दिया है। सेकंड अलोन इज करेक्ट, केवल दूसरा करेक्ट है। समझ आई मेरी बात? आगे देखें। पार्लियामेंट में लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट व्हेन। यहां देखिए सवाल ये पूछा जा रहा है कि भारत की जो संसद है वो राज्य सूची में सम्मिलित विषयों पर कानून बना सकती है, लेकिन कब? अब वैसे तो सिंपली अगर देखें आप तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सूचियों का वर्णन है। पहली सूची को कहते हैं यूनियन लिस्ट, पहली सूची को कहते हैं यूनियन लिस्ट, और सेकंड सूची को कहते हैं स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और थर्ड जो लिस्ट है उसे बोलेंगे कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो हिंदी में इसको बोलते हैं संघ सूची, हिंदी में इसको बोलेंगे संघ सूची, इसको राज्य सूची, और ये है समवर्ती सूची। क्या? समवर्ती सूची। तो वैसे तो केंद्र सूची यानी कि संघ सूची में जो विषय शामिल है सिर्फ उन पे कानून बनाएगी केंद्र सरकार। राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून राज्य की विधानसभा बनाएगी। कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल विषयों पर कानून दोनों बना सकते हैं। सवाल यह पूछा है कि जो पार्लियामेंट है वो स्टेट लिस्ट में शामिल विषय पर भी कानून बना सकती है। अगर बना सकती है तो कब बना सकती है? तो देयर इज एन एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति अगर सहमत है तो बना सकती है। बताएं। रिजोल्यूशन देयर ऑफ हैज बीन पास्ड बाय स्टेट, अगर राज्य की विधानसभा के द्वारा एक प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है, अगर
राज्य की विधानसभा के द्वारा, राज्य में जो विधानसभा है उसके द्वारा एक प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो फिर राज्यसभा के जरिए पार्लियामेंट कानून बना सकती है। आर्टिकल 249, आर्टिकल 249 जो है राज्यसभा का, आर्टिकल 249 है राज्यसभा का। इसमें कहा गया है कि राज्यसभा राज्य सूची में सम्मिलित विषयों पर कानून बना सकती है अगर वो किसी राष्ट्रीय महत्व का है तो, नेशनल इंपोर्टेंस का है तो बना सकती है। क्लियर? और अदर किसी विषय पर कानून बनाना है तो अगर राज्य की विधानसभा सहमत है, वो सहमत कैसे मानी जाएगी? जब प्रस्ताव पारित हो जाएगा, वहां पे रिजोल्यूशन पास हो जाएगा, तो फिर पार्लियामेंट ऐसा कानून बना सकती है स्टेट सूची में सम्मिलित विषयों पर। Who among the following had welcomed Vasco da Gama at Calicut? जब वास्को डी गामा 1498 में, जब वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था समुद्री रास्ते से मई 1498 में, है ना, तो वो कालीकट नाम के बंदरगाह पर उतरा था, कालीकट नाम के बंदरगाह पर उतरा था केरल में, और वहां का राजा हुआ करता था जमोरिन। वहां का राजा कौन था? जमोरिन। जमोरिन ने खूब सारा वेलकम किया वास्को डे गामा का, है ना, तो जमोरिन आंसर हो जाएगा। क्या आंसर होगा भाई? जमोरिन आंसर हो जाएगा। With reference to entry of European powers into India, which one of the following statement is not correct? यूरोपियन कंपनीज भारत में आगमन हुआ उनका, तो उनके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन गलत है, बताएं भाई। तो पहला, पुर्तगीज कैप्चर्ड गोवा इन 14, पुर्तगीज ने गोवा कैप्चर कब किया? 1499 में। तो ये तो गलत है भाई, क्योंकि पुर्तगालियों ने गोवा 1510 में कैप्चर किया था, तो ये गलत हो गया। दूसरा, इंग्लिश ओपनड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ इंडिया एट मछलीपट्टनम। ब्रिटिशर्स ने पहली फैक्ट्री अपनी भारत में मछलीपट्टनम में बनाई, ये सही बात है। सी, ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड कंपनी ओपनड इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन उड़ीसा इन 1633, सही बात है। 1633 में उड़ीसा में फैक्ट्री बनाई। और डुप्लेक्स की लीडरशिप में फ्रेंच ने मद्रास को ऑक्यूपाई कर लिया था 1746 में, तो बहुत बढ़िया, ये भी सही बात है। आंसर क्या होगा इसका? क्या पूछा है? नॉट करेक्ट पूछा है, जो सही नहीं है, ध्यान रखना। तो सही तो गोवा वाला नहीं है, क्योंकि गोवा की जो स्थापना वो कैप्चर किया था 1510 में किया था। बाकी सब करेक्ट हैं, बाकी सब करेक्ट हैं, बस ये करेक्ट नहीं है, ए करेक्ट नहीं है। क्लियर? यहां देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताओ भाई। तो सिपकी ला हिमाचल प्रदेश में है, सही बात है। लीपू लेक उत्तराखंड में है, गलत बात है। लीपू लेक उत्तर प्रदेश में नहीं है, लीपू लेक ये उत्तराखंड में है। कहां पर है? उत्तर प्रदेश की जगह उत्तराखंड होगा, उत्तर प्रदेश की जगह क्या होगा? उत्तराखंड। नाथुला कहां पर है? सिक्किम में है, सही बात है। जोजिला पास कहां पर है? कश्मीर में है, सही बात है। तो मैच कौन सा नहीं कर रहा है? मैच कौन सा नहीं कर रहा है? मैच नहीं कर रहा दोस्त, लीपू लेक वाला। तो ये इनकरेक्ट, मिसमैच कर रहा है। बी आंसर हो जाएगा इसका। क्या होगा? बी आंसर हो जाएगा। आगे देखें हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो सियाचिन, बाल्टारो, चोगोलुंगमा या बियाफो। तो सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा है, ध्यान रखिए, ये है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर सबसे लार्जेस्ट है ग्लेशियर। यहां पे लेंथ देख लो इनकी किलोमीटर में। सियाचिन ग्लेशियर की जो लेंथ है 76.64 किलोमीटर है, बाल्टारो की 58 किलोमीटर, चोंगोलुंगमा 50 किलोमीटर और बियाफो 60 किलोमीटर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये। आगे देखें, बेस ईयर इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग मींस, जब राष्ट्रीय आय का आकलन हम करते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, तो उसमें एक बेस ईयर नाम की टर्म इस्तेमाल होती है। राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए आधार वर्ष का हम इस्तेमाल करते हैं। तो आधार वर्ष क्या होती है? आधार वर्ष क्या होती है? तो द ईयर हुज प्राइसेस आर बीइंग यूज्ड टू कैलकुलेट द रियल जीडीपी।
वो साल जिसके जो कीमतें हैं वो कंपेयर करके हम इस्तेमाल करते हैं कैलकुलेट करने में, रियल जीडीपी कैलकुलेट करने में। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ये चल रहा है 2025, ये चल रहा है 2025। अब मान लो कि मेरा वेट, वजन बढ़ा है या कम हुआ है, तो मैं कैसे पता लगा पाऊंगा? तो पिछली बार जब मैंने मेजरमेंट किया होगा, कंपेयर उसी से करूंगा ना। लेकिन भारत में जब राष्ट्रीय आय की गणना होती है, मान लीजिए 2024 वाली ईयर की होती है, तो फिर भी हम बेस ईयर किसको मानते हैं, जिससे तुलना करके हमें पता लगता है कि जीडीपी हमारी इंक्रीज हुई है या जीडीपी डिक्रीज हुई है। तो वो बेस ईयर हम 2011-12 मानते हैं, ठीक। तो उसे कहते हैं बेस ईयर, ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे देखें, हु इज कॉल्ड द पायनियर ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का प्रणेता किसे माना जाता है? तो देखो भाई, मनमोहन सिंह भी शामिल थे, पीवी नरसिम्हा राव भी। अब क्योंकि प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव है, प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव है, लेकिन सबसे ज्यादा सहयोग किसने किया? मनमोहन सिंह ने। मनमोहन सिंह की वजह से ही ये सारा काम हो पाया। तो 1991 में जो एलपीजी रिफॉर्म्स आए इंडिया में, एलपीजी रिफॉर्म्स, 1991 में जो एलपीजी रिफॉर्म्स आए, उन एलपीजी रिफॉर्म्स में क्या हुआ? एक तो उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन, और दूसरा प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण को बढ़ावा दिया गया, और तीसरा है ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण या भूमंडलीयकरण, इनको बढ़ावा दिया गया, ठीक है। तो इन सब के पीछे जो माइंड चला, पावर माइंड, वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय भारत के वित्त मंत्री थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय भारत के वित्त मंत्री थे, और पीवी नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री थे। पीवी नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री थे, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है भाई। चलो आगे देखें, हु हैज बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2024। 2024 में नोबेल प्राइज दिए गए थे, लिटरेचर में नोबेल प्राइज किसे मिला है? हांगकांग। नाम याद रखेंगे, ये सुना है आपने, हांगकांग को मिला है, ये देखो हांगकांग, इनको मिला है नोबेल प्राइज में लिटरेचर ये अवार्ड। दक्षिण कोरियाई की लेखक हैं, दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया की लेखक हैं ये। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड युवा संगम पोर्टल। कौन सा भारत सरकार का वो कौन सा मंत्रालय है जिसने युवा संगम पोर्टल की शुरुआत की है? 10वां सवाल आपके सामने है भाई। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, यूथ अफेयर्स मंत्रालय, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्रालय। तो धर्मेंद्र प्रधान ने इसकी शुरुआत की थी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। ये देखो, ये है, ये चेहरा धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं, इन्होंने युवा संगम पोर्टल की शुरुआत की है। 5 से 7 दिन का ये चला है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर पॉलिसीज वर अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ राइस इन इंडिया इन द रिसेंट पास्ट ईयर। हाल ही में चावल की कीमतों पर प्रभाव डालने वाली वो कौन से फैक्टर्स हैं, पॉलिसीज हैं? तो यहां मिनिमम सपोर्ट प्राइस बिल्कुल कह सकते हैं आप, है ना। और गवर्नमेंट की ट्रेडिंग, गवर्नमेंट्स की स्टॉक पिलिंग, कंज्यूमर सब्सिडीज देना, ये सब इफेक्ट करते हैं देखो चावल की कीमत को। चाहे न्यूनतम समर्थन मूल्य हो, सरकार की ट्रेडिंग हो, या सरकार का भंडार हो, उपभोक्ता सब्सिडी हो, सभी इफेक्ट करते हैं। Which of the following have occurred in India after liberalization of economic policies in 1991? जब भारत में एलपीजी सुधार हुए 1991 में, उसके बाद भारत में क्या देखने को मिला? तो भारत में क्या देखने को मिला? तो शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी इंक्रीज्ड। क्या भारत की जीडीपी में कृषि का योगदान बहुत बढ़ गया? ये तो गलत है। भारत का जो निर्यात है विश्व में बढ़ गया, ठीक है, सही हुआ, क्योंकि लेन देन शुरू हो गया। एफडीआई भारत में आया, विदेशी निवेश भारत में आया, ये भी इंक्रीज हो गया। इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज हो गया, भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है, जहां पर डॉलर रहता है रिजर्व, वो बढ़ गया।
2 3 4 बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। विथ रेफरेंस टू ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, ट्रिम्स नाम सुना होगा, पेपर में फुल फॉर्म पूछी जाती है। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ये ट्रेड से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? ट्रेड से। तो करेक्ट आंसर बताना है आपको। क्या बताना है? करेक्ट आंसर बताना है। तो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट, इंपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शन लगाना फॉरेन इन्वेस्टर के द्वारा, ये बंद कर दिया गया है ट्रिम्स के लिए। ट्रिम्स रूल्स हैं, ट्रिम्स क्या है? नियम कानून है, जिन्होंने क्या किया, कहा है कि अगर कोई कंट्री आयात पर रोक लगाती है तो ये गलत होगा। कोई भी कंट्री आयात पर रोक नहीं लगा सकती। चाइना हमारे यहां सामान भेज रहा है, हम रोक नहीं लगा सकते। ठीक है। दूसरा, दे अप्लाई टू इन्वेस्टमेंट मेजर्स रिलेटेड टू ट्रेड इन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। दे आर नॉट कंसर्न विथ रेगुलेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रेगुलेशन से संबंधित नहीं है। 13वां प्रश्न है भाई साहब आपके सामने। ठीक है, तो करेक्ट बताना है आपको। करेक्ट, तो पहला सही है और तीसरा सही है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट से संबंधित नहीं है, ये यही बोल रहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड नहीं है ये। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन। अगर देश में आर्थिक मंदी की स्थिति पैदा हो गई है, स्थिति बन गई है, तो कौन कौन से प्रयास किए जा सकते हैं इस मंदी से बाहर निकलने के लिए? कौन कौन से प्रयास किए जा सकते हैं इस मंदी से बाहर निकलने के लिए? तो भैया सरकार को ना अपना खर्चा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमिक मंदी का बात ही यही है कि लोगों के पास खर्च करने को पैसा नहीं है। लोगों के पास खर्च करने को पैसा नहीं है। अगर इकोनॉमिक जो रिसेशन है उससे बाहर निकालना है लोगों को, देश को, तो सरकार को प्रोजेक्ट पर पैसा खर्च करना पड़ेगा, जिससे लोगों को नौकरी मिले। नौकरी मिलेगी तो क्या होगा? जेब में पैसा जाएगा। जेब में पैसा जाएगा तो क्या होगा? मार्केट में जाके वो खर्च करेंगे, इसलिए इकोनॉमी चलेगी। तो ये आपका हो जाएगा बी आंसर। बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। विथ रेफरेंस टू इन्फ्लेशन इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, वो आपको बताना है। तो देखो भाई, सीधी सी बात है, अगर देश में महंगाई बढ़ रही है, इसका मतलब है लोगों के पास पैसा ऑलरेडी बहुत है। अब अगर आरबीआई लोन बांटने पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएगी, तो लोन के जरिए और ज्यादा पैसा लोगों के पास जाएगा, फिर वो और ज्यादा डिमांड बढ़ाएंगे, चीजों की डिमांड बढ़ेगी तो महंगाई और बढ़ेगी, कंट्रोल तो नहीं होगी, और बढ़ जाएगी, आसमान छू जाएगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, समझ रहे हैं? मनी सर्कुलेशन, मनी जो फ्लो हो रहा है आरबीआई से कमर्शियल बैंकों को आ रहा है, कमर्शियल बैंकों से कस्टमर को आ रहा है, हम लोगों को आ रहा है, इसे रोकना पड़ेगा। रोकोगे कैसे? तो ब्याज दर बढ़ा देंगे तो लोग कम लेने जाएंगे। तो अल्टीमेटली डिक्रीज्ड मनी सर्कुलेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। अगर मनी सर्कुलेशन में डिक्रीज करते हैं, हम कमी लाते हैं, तो ये मददगार साबित होगा महंगाई को नियंत्रित करने में, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में। ठीक है भाई, ध्यान रखना है आपको। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, ये टीबी रोग से रिलेटेड करंट में न्यूज आई है। टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी 6 रोग से संबंधित ये न्यूज आई है। क्या है? तो स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 2024 में शुरू किए गए 100 दिवसीय गहन टीबी उन्मूलन अभियान के तहत, अब 2024 में शुरू किया गया ये 100 दिन का था टीबी उन्मूलन, यानी कि टीबी को खत्म करने का अभियान। इसके तहत 6.1 लाख से अधिक टीबी रोगियों को अधिसूचित किया गया है। कितने टीबी रोगी? 6.1 लाख। टीबी के बारे में जान लें हम, तो यह एक संक्रामक बैक्टीरियल संक्रमण है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। फैलाव इसका कैसे होता है? तो यह विशेष रूप से संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने या करीबी संपर्क के दौरान हवा के माध्यम से फैलता है टीबी रोग। ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, तो टीबी बैक्टीरिया
उत्परिवर्तित होकर फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधी बन जाता है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, एमडीआर टीबी क्या है? आइसोनाइजिस्ड और रिफाम्पिसिन के प्रति प्रतिरोधी जो दो प्रमुख फर्स्ट लाइन औषधियां हैं। अब भारत में विश्व भर में सबसे अधिक टीबी के मामले हैं, जो वैश्विक मामलों का 27% से अधिक है। समझ रहे हैं आप? पूरे विश्व में जो टीबी के केसेस हैं उनमें भारत में सबसे ज्यादा है। वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो भारत में टीबी के केसेस ज्यादा हैं। तो वर्ल्ड में जितने केसेस हैं ना, वर्ल्ड में जितने केसेस हैं उनका 27% केस, 27% टीबी के केसेस आर फाउंड इन इंडिया ओनली। कहां पर हैं? भारत में देखने को मिलते हैं वो केस। कहां पे देखने को मिलते हैं? वो केसेस भारत में देखने को मिलते हैं उतने। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। अब यहां पे ये जो टीबी वाला है, ये आपका करंट में न्यूज आई है, मैं आपको बता देता हूं। जो जीएस वाले सेक्शन में जो साइंस का पोर्शन है आपका साइंस, इसमें ध्यान रखना बीमारी के बारे में और किस विटामिन की कमी से ये बीमारी होती है। विटामिन की कमी से ये बीमारी होती है, ये लिस्ट आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। कौन सी बीमारी किस विटामिन की कमी की वजह से होती है, ये लिस्ट आप ध्यानपूर्वक तैयार कर लेंगे। इस पे सवाल पूछा जाता है, इस पे सवाल पूछा जाता है, ध्यान देंगे। और इसके अलावा जो हमारे अंतरिक्ष मिशन है, अंतरिक्ष मिशन यानी कि इसरो के, इसके साथ डीआरडीओ भी आ जाएगा। डीआरडीओ अलग से बनाता है। ठीक, ये जो मिशंस हैं, चंद्रयान, मंगलयान और जो है पूरे कंप्लीट, वो आपको याद होने चाहिए। मिशन से सवाल पूछे जाते हैं, इन मिशन से सवाल पूछे जाते हैं। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था इंडिया का 58 नंबर का टाइगर रिजर्व इंट्रोड्यूस हो गया है। टाइगर रिजर्व की स्थापना हो गई है मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में। मध्य प्रदेश का ये 8वां टाइगर रिजर्व है। ओवरऑल इंडिया में देखे जाए तो 58 नंबर का ये टाइगर रिजर्व है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसको भूलेंगे नहीं बिल्कुल भी। क्लियर?